पहनने के कपड़े तक न थे। विवश हो रिवॉल्वर तथा बंदूकें बेची तब दिन कटे। किसी से कुछ कह भी न सकते थे और गिरफ्तारी के भय के कारण कोई व्यवस्था या नौकरी भी न कर सकते थे। उसी अवस्था में मुझे व्यवसाय करने की सूझी। मैंने अपने सहपाठी तथा मित्र श्रीयुत सुशील चंद्र सेन, जिनका देहांत हो चुका था, की स्मृति में बंगला भाषा का अध्ययन किया। मेरे छोटे भाई का जन्म हुआ तो मैंने उसका नाम सुशील चंद्र रखा। मैंने विचारा कि एक पुस्तक माला निकालूं, लाभ भी होगा, कार्य भी सरल है। बंगला से हिंदी में पुस्तकों का अनुवाद करके प्रकाशित करवाऊंगा। अनुभव कुछ भी नहीं था। बंगला पुस्तक निहिलिस्ट रहस्य का अनुवाद प्रारंभ कर दिया। जिस प्रकार अनुवाद किया उसका स्मरण कर गई बार हंसी आ जाती है। कई बैल गाय तथा भैंस लेकर उसर में चराने के लिए जाया करता था। खाली बैठा रहना पड़ता था, अतएव काफी पुलिस साथ ले जाता और पुस्तक का अनुवाद किया करता था। पशु जब कहीं दूर निकल जाते तब अनुवाद छोड़ लाठी लेकर उन्हें हकारने जाया करता था। कुछ समय के लिए एक साधु की कुटी पर जाकर रहा। वहाँ अधिक समय अनुवाद करने में व्यतीत करता था। खाने के लिए आटा ले जाता था। 4-5 दिन के लिए इकट्ठा आटा रखता था। भोजन स्वयं पका लेता था। जब पुस्तक ठीक हो गई तो सुशील माला के नाम से ग्रंथमाला निकाली। पुस्तक का नाम बोलशेविकों की करतूत रखा। दूसरी पुस्तक मन की लहर छपवाई। इस व्यवसाय में लगभग 500 रुपये की हानि हुई। जब राजकीय घोषणा हुई और राजनैतिक कैदी छोड़े गए तब शाहजहाँपुर आकर कोई व्यवसाय करने का विचार हुआ ताकि माता पिता की कुछ सेवा हो सके। विचार किया करता था कि इस जीवन में अब फिर कभी आज़ादी से शाहजहाँपुर में विचरण न कर सकूंगा, पर परमात्मा की लीला अपार है। वे दिन आए, मैं पुनः शाहजहाँपुर का निवासी हुआ। पंडित गेंदालाल दीक्षित। आपका जन्म यमुना तट पर बटेश्वर के निकट मई ग्राम में हुआ था। आपने मैट्रिक्यूशेल्स 10वां दर्जा अंग्रेजी का पास किया था। आप जब औरिया जिला इटावा में डीएवी स्कूल में टीचर थे तब आपने शिवाजी समिति की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था शिवजी की भांति दल बनाकर लूटमार करवाना, उसमें से चौथ लेकर हथियार खरीदना और उस दल में बांटना। इसकी सफलता के लिए आप रियासत से हथियार ला रहे थे, जो कुछ नवयुवकों की असावधानी के कारण आगरा में स्टेशन के निकट पकड़ लिए गए थे। आप बड़े वीर तथा उत्साही थे, शांत बैठना जानते ही न थे। नवयुवकों को सदैव कुछ न कुछ उपदेश देते रहते थे। एक सप्ताह तक बूट तथा वर्दी न उतारते थे। जब आप ब्रह्मचारी जी के पास सहायता लेने गए तो दुर्भाग्यवश गिरफ्तार कर लिए गए। ब्रह्मचारी के दल ने अंग्रेजी राज्य में कई डाके डाले थे। डाके डालकर ये लोग चंबल के बिहड़ों में छिप जाते थे। सरकारी राज्य की ओर से ग्वालियर महाराज को लिखा गया। इस दल के पकड़ने का प्रबंध किया गया। सरकार ने तो हिंदुस्तानी फौज भी भेजी थी, जो आगरा जिले में चंबल के किनारे बहुत दिनों तक पड़ी रही। पुलिस सवार तैनात किए, फिर भी ये लोग भयभीत न हुए, विश्वासघात से पकड़े गए। इन्हीं का एक आदमी पुलिस ने मिला लिया। डाका डालने के लिए दूर एक स्थान निश्चय किया गया, जहाँ तक जाने के लिए एक पड़ाव देना पड़ता था। चलते चलते सब थक गए। पड़ाव दिया गया। जो आदमी पुलिस से मिला हुआ था उसने भोजन लाने को कहा, क्योंकि उसके किसी संबंधी का मकान निकट था। वह पूड़ी बनवा कर लाया। सब पूड़ी खाने लग गए। ब्रह्मचारी जी, जो सदैव अपने हाथ से बनाकर भोजन करते थे या आलू अथवा घुइयाँ भूनकर खा लेते थे, उन्होंने भी उस दिन पूड़ी खाना स्वीकार किया। सब भूखे तो थे ही,
खाने लगे। ब्रह्मचारी जी ने भी एक पूड़ी भी ही खाई। उनकी जबान ऐंठने लगी और जो अधिक खा गए थे वे गिर गए। पूरी लाने वाला पानी लेने के बहाने चल दिया। पूड़ियों में विष मिला हुआ था। ब्रह्मचारी जी ने बंदूक उठाकर पूरी लाने वाले पर गोली चलाई। ब्रह्मचारी जी का गोली चलाना था कि चारों ओर से गोली चलने लगी। पुलिस छिपी हुई थी। गोली चलने से ब्रह्मचारी जी के कई गोली लगी। तमाम शरीर घायल हो गया। पंडित गेंदालाल जी की आंख में एक गोली का छर्रा लगा। बाई आंख जाती रही। कुछ आदमी जहर के कारण मरे, कुछ लोग गोली से मर गए। इस प्रकार 80 आदमियों में से 25-30 जान से मारे गए। सब पकड़कर ग्वालियर के किले में बंद कर दिए गए। किले में हम लोग जब पंडित जी से मिले तब चिट्ठी भेजकर उन्होंने हमको सब हाल बताया। एक दिन किले में हम लोगों पर भी संदेह हो गया था। बड़ी कठिनता से एक अधिकारी की सहायता से हम लोग निकल सके। जब मैनपुरी षड्यंत्र का अभियोग चला, पंडित गेंदालाल जी को सरकार ने ग्वालियर राज्य से मंगाया। ग्वालियर के किले का जलवायु बड़ा ही हानिकारक था। पंडित जी को क्षय रोग हो गया था। मैनपुरी स्टेशन से जेल जाते समय 11 बार रास्ते में बैठकर जेल पहुंचे। पुलिस ने जब हाल पूछा तो उन्होंने कहा, बालकों को क्यों गिरफ्तार किया है, मैं हाल बताऊंगा। पुलिस को विश्वास हो गया। आपको जेल से निकालकर दूसरे सरकारी गवाहों के निकट रख दिया। वहां पर सब विवरण जान रात्रि के समय एक और सरकारी गवाह को लेकर पंडित जी भाग खड़े हुए। भागकर एक गांव में एक कोठरी में ठहरे। साथी कुछ काम के लिए बाजार गया और फिर लौटकर न आया। बाहर से कोठरी की जंजीर बंद कर गया था। पंडित जी उसी कोठरी में 3 दिन बिना अन्न जल बंद रहे। समझे कि साथी किसी आपत्ति में फंस गया होगा। अंत में किसी प्रकार जंजीर खुलवाई। रुपए वह सब साथ ही ले गया था। पास एक पैसा भी न था। कोटा से पैदल आगरा आए। किसी प्रकार अपने घर पहुँचे। बहुत बीमार थे। पिताजी ने यह समझकर कि घर वालों पर आपत्ति न आए पुलिस को सूचना देनी चाहिए। पंडित जी ने पिताजी से बड़ी विनय प्रार्थना की और 2-3 दिन में घर छोड़ दिया। हम लोगों की बहुत खोज की, किसी का कुछ पता न पा दिल्ली में एक प्याऊ पर पानी पिलाने की नौकरी कर ली। अवस्था दिनों दिन बिगड़ रही थी। रोग भीषण रूप धारण कर रहा था। छोटे भाई तथा पत्नी को बुलाया। भाई की कर्तव्य विमूढ़, वह क्या कर सकता था। सरकारी अस्पताल में भर्ती कराने ले गया। पंडित जी की धर्मपत्नी को दूसरे स्थान में भेजकर मैं जब वह अस्पताल आया तो जो देखा उसे लिखते हुए लेखनी कंपायमान होती है। पंडित जी शरीर त्याग चुके थे। केवल उनका मृत शरीर मात्र ही पड़ा हुआ था। स्वदेश की कार्य सिद्धि में पंडित गेंदालाल जी दीक्षित ने जिस निस्सहाय अवस्था में अंतिम बलिदान दिया, उसकी स्वप्न में भी आशंका न थी। पंडित जी की प्रबल इच्छा थी कि उनकी मृत्यु गोली लगकर हो। भारतवर्ष की एक महान आत्मा विलीन हो गई और देश में किसी ने जाना भी नहीं। आपकी विस्तृत जीवनी प्रभा मासिका पत्रिका में प्रकाशित हो चुकी है। मैनपुरी षड्यंत्र के मुख्य नेता आप ही समझे गए थे। इस षड्यंत्र में विशेषताएं ये हुई कि नेताओं में से केवल 2 व्यक्ति पुलिस के हाथ आए, जिनमें गेंदालाल दीक्षित एक सरकारी गवाह को लेकर भाग गए। श्रीयुत शिवकृष्ण जेल से भाग गए, फिर हाथ न आए। 6 मास के पश्चात जिन्हें सजा हुई भी वे भी राजकीय घोषणा से मुक्त कर दिए गए। खुफिया पुलिस विभाग का क्रोध पूर्णतया शांत न हो सका और उनकी बदनामी भी इस केस में बहुत हुई। स्वतंत्र जीवन। राजकीय घोषणा के पश्चात जब मैं शाहजहाँपुर आया तो शहर की अद्भुत दशा देखी। कोई पास तक खड़े होने का साहस न करता था। जिसके पास मैं जाकर खड़ा हो जाता था वह नमस्ते कर चल देता था।
पुलिस का बड़ा प्रकोप था। प्रत्येक समय वह छाया की भांति पीछे पीछे फिरा करती थी। इस प्रकार का जीवन कब तक व्यतीत किया जाए। मैंने कपड़ा बुनने का काम सीखना प्रारंभ किया। जुलाहे बड़ा बड़ा कष्ट देते थे। कोई काम सिखाना नहीं चाहता था। बड़ी कठिनता से मैंने कुछ काम सीखा। उसी समय एक कारखाने में मैनेजर का स्थान खाली हुआ। मैंने उस स्थान के लिए प्रयत्न किया। मुझसे 500 रुपये की जमानत मांगी गई। मेरी दशा बड़ी शोचनीय थी। 3-3 दिवस तक भोजन प्राप्त नहीं होता था, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की थी कि किसी से कुछ सहायता न लूँगा। पिताजी से बिना कुछ कहे मैं चला आया था। मैं 500 रुपये कहाँ से लाता। मैंने दो एक मित्रों से केवल 200 रुपये की जमानत देने की प्रार्थना की। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मेरे हृदय पर वज्रपात हुआ। संसार अंधकारमय दिखाई देता था, पर बाद को एक मित्र की कृपा से नौकरी मिल गई। अब अवस्था कुछ सुधरी। मैं भी सभ्य पुरुषों की भांति समय व्यतीत करने लगा। मेरे पास भी 4 पैसे हो गए। वे ही मित्र जिनसे मैंने 200 रुपये की जमानत देने की प्रार्थना की थी, अब मेरे पास 4,000 रुपये की थैली, अपनी बंदूक, लाइसेंस इत्यादि सब डाल जाते थे कि मेरा यहाँ उनकी वस्तुएं सुरक्षित रहेगी। समय के इस फेर को देखकर मुझे हंसी आती थी। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत हुआ। 2-4 ऐसे पुरुषों से भेंट हुई जिनको मैं बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखता था। उन लोगों ने मेरी पलायनावस्था के संबंध में कुछ समाचार सुने थे। मुझसे मिलकर वे बड़े प्रसन्न हुए। मेरी लिखी हुई पुस्तकें भी देखी। इस समय मैं तीसरी पुस्तक कैथराइन लिख चुका था। मुझे पुस्तकों के व्यवसाय में बहुत घाटा हो चुका था। मैंने माला का प्रकाशन स्थगित कर दिया। कैथराइन एक पुस्तक प्रकाशक को दे दी। उन्होंने बड़ी कृपा कर उस पुस्तक को थोड़े से हेर फेर के साथ प्रकाशित कर दिया। कैथराइन को देखकर मेरे इष्ट मित्रों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने मुझे पुस्तक लिखते रहने के लिए बड़ा उत्साहित किया। मैंने स्वदेशी रंग नामक एक और पुस्तक लिखकर एक पुस्तक प्रकाशक को दी। वह भी प्रकाशित हो गई। बड़े परिश्रम के साथ मैंने एक पुस्तक क्रांतिकारी जीवन लिखी। क्रांतिकारी जीवन को कई पुस्तक प्रकाशकों ने देखा, पर किसी का साहस न हो सका कि उसको प्रकाशित करे। आगरा, कानपुर, कलकत्ता इत्यादि कई स्थानों में घूमकर पुस्तक मेरे पास लौट आई। कई मासिक पत्रिकाओं में राम तथा अज्ञात नाम से मेरे लेख प्रकाशित हुआ करते थे। लोग बड़े चाव से उन लेखों का पाठ करते थे। मैंने किसी स्थान पर लेखन शैली का नियमपूर्वक अध्ययन न किया था। बैठे बैठे खाली समय ही कुछ लिखा करता और प्रकाशनार्थ भेज दिया करता था। अधिकतर बंगला तथा अंग्रेजी की पुस्तकों से अनुवाद करने का ही विचार था। थोड़े समय के पश्चात श्रीयुत अरविंद घोष की बंगला पुस्तक यौगिक साधन का अनुवाद किया। 2-1 पुस्तक प्रकाशकों को दिखाया, पर वे अति अल्प पारितोषिक देकर पुस्तक लेना चाहते थे। आजकल के समय में हिंदी के लेखकों का तथा अनुवादों की अधिकता के कारण पुस्तक प्रकाशकों को भी बड़ा अभिमान हो गया है। बड़ी कठिनता से बनारस के एक प्रकाशक ने यौगिक साधन प्रकाशित करने का वचन दिया, पर थोड़े दिनों में वह स्वयं ही अपने साहित्य मंदिर में ताला डालकर कहीं पधार गए। पुस्तक का अब तक कोई पता न लगा। पुस्तक अति उत्तम थी। प्रकाशित हो जाने से हिंदी साहित्य सेवियों को अच्छा लाभ होता। मेरे पास जो बोल्शेविक करतूत तथा मन की लहर की प्रतियां बची थी, वे मैंने लागत से भी कम मूल्य पर कलकत्ता के एक व्यक्ति श्रीयुत दीनानाथ संगतिया को दे दी। बहुत थोड़ी पुस्तकें मैंने बेची थी। दीनानाथ महाशय पुस्तकें हड़प कर गए। मैंने नोटिस किया। नालिश की लगभग 400 रुपये की डिग्री भी हुई, किंतु दीनानाथ महाशय का कहीं पता न चला। वह कलकत्ता छोड़कर पटना गए। पटना से भी कई गरीबों का रुपया मारकर कहीं अंतर्धान हो गए। अनुभवहीनता से इस प्रकार ठोकरें खानी पड़ी। कोई पथ प्रदर्शक सहायक नहीं था जिससे परामर्श करता। व्यर्थ के उद्योग धंधों तथा स्वतंत्र कार्यों में शक्ति का व्यय करता रहा।
पुनः संगठन। जिन महानुभावों को मैं पूजनीय दृष्टि से देखता था, उन्हीं ने अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं क्रांतिकारी दल का पुनः संगठन करूं। गत जीवन के अनुभव से मेरा हृदय अत्यंत दुखित था। मेरा साहस न देखकर इन लोगों ने बहुत उत्साहित किया और कहा कि हम आपको केवल निरीक्षण का कार्य देंगे, बाकी सब कार्य स्वयं ही करेंगे। कुछ मनुष्य हमने पहले ही जुटा लिए हैं, धन की कमी न होगी आदि। मान्य पुरुषों की प्रवृत्ति देखकर मैंने भी स्वीकृति दे दी। मेरे पास जो अस्त्र शस्त्र थे मैंने दिए। जो दल उन्होंने एकत्रित किया था उसके नेता से मुझे मिलाया। उसकी वीरता की बड़ी प्रशंसा की। वह एक अशिक्षित ग्रामीण पुरुष था। मेरी समझ में आ गया कि यह बदमाशों का या स्वार्थी जनों का कोई संगठन है। मुझसे उस दल के नेता ने दल का कार्य निरीक्षण करने की प्रार्थना की। दल में कई फौज से आए हुए लड़ाई पर से वापस किए गए व्यक्ति भी थे। मुझे इस प्रकार के व्यक्तियों से कभी कोई काम न पड़ा था। मैं 2-1 महानुभावों को साथ ले इन लोगों का कार्य देखने के लिए गया। थोड़े दिनों बाद दल के नेता महाशय एक वेश्या को भी ले आए। उसे रिवॉल्वर दिखाए कि यदि कहीं गई तो गोली से मार दी जाएगी। यह समाचार सुन उसी दल के दूसरे सदस्य ने बड़ा क्रोध प्रकाशित किया और मेरे पास खबर भेजने का प्रबंध किया। उसी समय एक दूसरा आदमी पकड़ा गया जो नेता महाशय को जानता था। नेता महाशय रिवॉल्वर तथा कुछ सोने के आभूषणों सहित गिरफ्तार हो गए। उनकी वीरता की बड़ी प्रशंसा सुनी थी, जो इस प्रकार प्रकट हुई कि कई आदमियों के नाम पुलिस को बताए और इकबाल कर लिया। लगभग 30-40 आदमी पकड़े गए। एक दूसरा व्यक्ति जो बहुत वीर था, पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी। एक दिन पुलिस कप्तान ने सवार तथा 30-40 बंदूक वाले सिपाही लेकर उसके घर में उसे घेर लिया। उसने छत पर चढ़कर दोनाली कारतूसी बंदूक से लगभग 300 फायर किए। बंदूक गर्म होकर गल गई। पुलिस वाले समझे कि घर में कई आदमी है। सब पुलिस वाले छिपकर आड़ में से सुबह की प्रतीक्षा करने लगे। उसने मौका पाया, मकान के पीछे से कूद पड़ा। एक सिपाही ने देख लिया। उसने सिपाही की नाक पर रिवॉल्वर का कुंदा मारा। सिपाही चिल्लाया। सिपाही के चिल्लाते ही मकान में से एक फायर हुआ। पुलिस वाले समझे मकान में है। पुलिस वाले समझे मकान ही में है। सिपाही को धोखा हुआ होगा, बस वह जंगल में निकल गया। अपनी स्त्री को एक टोपीदार बंदूक दे आया था कि यदि चिल्लाहट हो तो एक फायर कर देना। ऐसा ही हुआ और वह निकल गया। जंगल में जाकर एक दूसरे दल से मिला। जंगल में भी एक समय पुलिस कप्तान से सामना हो गया। गोली चली। उसके भी पैर में छर्रे लगे थे। अब वह बड़े साहसी हो गए थे। समझ गए थे कि पुलिस वाले किस प्रकार समय पर आड़ में छिप जाते हैं। इन लोगों का दल छिन्न भिन्न हो गया था। अतः उन्होंने मेरे पास आश्रय लेना चाहा। मैंने बड़ी कठिनता से अपना पीछा छुड़ाया। तत्पश्चात जंगल में जाकर ये दूसरे दल से मिल गए। वहाँ पर दुराचार के कारण जंगल के दल के नेता ने इन्हें गोली से मार दिया। उस नेता को भी समय पाकर उसके साथी ने गोली से मार दिया। इस प्रकार जब सब दल छिन्न भिन्न हो गया, जो पकड़े गए उन पर कई डकैतियाँ चली। किसी को 30 साल, किसी को 50 साल, किसी को 20 साल की सजाएं हुई। एक बेचारा जिसका किसी डकैत से कोई संबंध न था, केवल शत्रुता के कारण फंसा दिया गया, उसे फांसी हो गई। और जो सब प्रकार डकैतियों में सम्मिलित था, जिसके पास डकैती का माल था तथा कुछ हथियार पाए गए, पुलिस से गोली भी चली, उसे पहले फांसी की सजा की आज्ञा हुई, पर पैरवी अच्छी हुई। अतएव हाईकोर्ट में फांसी की सज़ा माफ़ हो गई। केवल 5 वर्ष की सज़ा रह गई। जेल वालों से मिलकर उसने डकैतियों में शिनाख्त न होने दी थी। इस प्रकार दल की समाप्ति हुई। दैवयोग से हमारे अस्त्र बच गए। केवल एक ही रिवॉल्वर पकड़ा गया।